हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके साइंस फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आइए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको 6900 शेयर्स दे दिए। मैंने अभी कितने शेयर्स दे दिए? 6900 शेयर्स दे दिए ना। कितने बॉन्ड्स के बदले? 300 बॉन्ड्स। आपके पास 300 बॉन्ड्स थे, वो आपने मुझे दे दिए, उसके बदले मैंने आपको 6900 शेयर्स दे दिए। ओके, लेकिन कहानी वही थी कि अभी आपसे मुझे, क्योंकि आप अब कॉमन शेयर्स बन गए, मालिक बन गए, लेकिन पहले आपका एक पास्ट था। कौन सा पास्ट? पहले आप बॉन्ड होल्डर थे। तो बेटा, जब आप बॉन्ड होल्डर थे तो क्या आपने, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सोचिए बेटा, पहले आप किसी कंपनी के जनरल मैनेजर हो। जनरल मैनेजर हो तो आप जो सैलरी लोगे वो जनरल मैनेजर की लोगे। जनरल मैनेजर की सैलरी तो दूंगा। सोचो, आप जनरल मैनेजर को $1 लाख दिए जाते हैं। हाइपोथेटिकल है, दे दिए मैंने आपको। अब मैंने आपको बोला, भाई तुम्हारा जनरल मैनेजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छा ऑपरेशन करा, बहुत बढ़िया संभाला, अब तुम वीपी बन जाओ ऑफ ऑपरेशन। मैंने आपको ऑपरेशन का वीपी बना दिया। ठीक है, वीपी ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको बना दिया। अब जो मैं आपको सैलरी दिया करूंगा वो मैं आपको वीपी की दूंगा। सोचो, इसी साल मैंने आपको जनरल मैनेजर की सैलरी दी और इसी साल मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी दे दी। अब इस साल वाइस प्रेसिडेंट, अब साल खत्म हो गया तो जनरल मैनेजर की तो मैंने आपको सैलरी दे दी, लेकिन अब आपको मैंने कौन सी पोजीशन दे दी? मतलब अब आपके पास कौन सी पोजीशन आ गई? वाइस प्रेसिडेंट। तो अब आप जनरल मैनेजर नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट हो। तो अब आपको जो मैं सैलरी दूंगा, कौन सी दूंगा? वाइस प्रेसिडेंट की। तो अब आप मेरे कैबिन में आ गए, आपने कहा लाओ सर, हमारी वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी तो दो। मैंने आपको बोला, मैंने आपको दे तो दी थी जनरल मैनेजर की। आपने कहा सर, वो तो जनरल मैनेजर की थी जब मैं था, अब तो वीपी बन गए तो वीपी की सैलरी दो। मैंने कहा बेटा, साल में एक ही बार सैलरी दूंगा ना। तुझे अगर वीपी की सैलरी चाहिए तो फिर मुझे मुझे जनरल मैनेजर की तुझे सैलरी दी थी वो मुझे वापस कर दे, फिर मैं तुझे वीपी की सैलरी दे दूंगा। सीधी बात है ना बेटा। ऐसी ही कंसेप्ट सेम अपने यहाँ रियल लाइफ में भी लगता है। आप नो डाउट अभी मालिक बन गए, तो मालिक बन गए तो मालिक बन के प्रॉफिट में से हिस्सा लोगे, मतलब डिविडेंड लोगे, जैसा आपका दोस्त अभी ले रहा था। लेकिन आपके दोस्त और आप में एक फर्क ये है कि भाई वो शुरू से पैदाइश ही कॉमन स्टॉक है, शुरू से मालिक ही, शुरू से पैदाइश ही मालिक है वो। मतलब जब उसने कंपनी में अपना हिस्सा बनाया, कंपनी में जब वो आया तो वो ऐसा कॉमन स्टॉक बन के ही आया। लेकिन आप नो डाउट मालिक हो, लेकिन अभी बने हो, पैदाइशी नहीं बने। पैदाइशी बेटा, आप बॉन्ड होल्डर्स थे। पैदाइशी बेटा, मेरा वर्ड बोलने का मतलब ये नहीं कि आप जो पैदा हुए हो बचपन में बॉन्ड होल्डर बन गए, नहीं नहीं। इस कंपनी में जो आपका हमारा जो रिलेशन है वो जैसा जन्म जो उसका हुआ, ठीक है, वैसी बात कर रहा हूं मैं। अब आप इतने बड़े हो गए बेटा, थोड़ी सी बातें आप समझ जाओ। चलिए ठीक है। तो अब आप बेटा बॉन्ड होल्डर बन गए हो, है ना। अब आप बेटा बात मेरी समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बॉन्ड होल्डर पहले थे, ये आपका पास था बेटा। आप पहले बॉन्ड होल्डर थे। आप अपने दोस्त की तरह शुरू से कॉमन स्टॉक नहीं थे। तो जब आप बॉन्ड होल्डर थे तो क्या आपने बॉन्ड होल्डर बन के मेरे से कुछ आपने ले नहीं लिया होगा क्या? इंटरेस्ट की पेमेंट। तो इंटरेस्ट की पेमेंट आप खा चुके ऑलरेडी। अब आपने कहा चल यार, अब कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट होते हैं, वहां पे जाके डिविडेंड भी खाएंगे, दो दो खाना खाएंगे। एक तो यहाँ बॉन्ड होल्डर बन के ब्याज खाएंगे, फिर वहां पे कॉमन स्टॉक बन के डिविडेंड भी खाएंगे। ठीक है, फिर आप कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो गए। अब आपने कहा लाओ भाई, हमको हमारा प्रॉफिट भी दो। मैंने आपको वही बात बोली कि भाई साहब, मैं आपको प्रॉफिट दे तो दूंगा, ठीक है, लेकिन आप प्रॉफिट में से ऑलरेडी अपना खाना खा चुके हो। जैसे बेटा, अगर गोभी की सब्जी मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने तो देखा आपको ऑलरेडी दे रखा, तो मैं आपको क्यों दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। बोलोगे भाई कैसे कैसे आगे बढ़ गए, मुझको देना, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। कब दिया? जब आप बॉन्ड होल्डर थे। आप जब बॉन्ड होल्डर थे, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट ऑलरेडी खा ली। तो जब बेटा ऑलरेडी इंटरेस्ट की पेमेंट आप खा चुके, तो मैं आपको दोबारा पेमेंट क्यों दूंगा? प्रॉफिट में से एक ही बार दिया जाता है हिस्सा। बेटा एक ही बार पेमेंट देंगे ना, ऐसे तो फिर बेटा ऐसा अगर होने लगा, ऐसे तो फिर सब पागल है जो कॉमन स्टॉक बने हुए हैं। पूरी दुनिया पहले कन्वर्टेबल बन जाए, पहले पूरी दुनिया क्या करे, या तो प्रेफरेंस बन जाए या डिवेंचर बन जाए, उसके बाद कन्वर्ट होकर कॉमन स्टॉक में आ जाए। पहले डिवेंचर बन के इंटरेस्ट खा लो, फिर कॉमन स्टॉक बन के डिविडेंड भी खा लो। ये तो बहुत आसान है। ऐसे तो फिर पूरी दुनिया क्यों नहीं करती? अगर दिमाग लगाओ बेटा, कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे फिर पूरी दुनिया क्यों नहीं कर रही? क्यों लोग सबसे पहले कॉमन स्टॉक ही बनते हैं? वो बड़े पागल है। पहले डिवेंचर बन जाए, पहले ब्याज खा ले, उसके बाद कन्वर्ट होकर कॉमन स्टॉक में प्रॉफिट भी खा ले। नहीं होता ना ऐसे, क्योंकि ऐसी चीजें काम करती नहीं ना जैसे आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, ख्याली पिलाओ है, हाइपोथेटिकल है। इसलिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही बार मिलेगा, खाना एक ही बार है बेटा। अब क्योंकि आप बेटा इंटरेस्ट, आप क्योंकि बेटा इंटरेस्ट खा के ऑलरेडी आ चुके हो, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, आप
लेकिन अगर ऐसा होने लगा तो बेटा आपका वो पर्पस खराब हो गया कन्वर्ट होने का। आप कॉमन स्टॉक में क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि अब आपको ये इंटरेस्ट नहीं खाना ना, आपको डिविडेंड खाना, आपको प्रॉफिट खाना है, क्योंकि आपको भी घर में गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, सब खरीदना है। आपने कहा ब्याज से तो नहीं चलेगा 2.5% के रेट से। तो अरे 3 लाख का 2.5% कितना ही होता बेटा, $3 लाख का। ठीक है, तो आपने कहा भाई मुझे डिविडेंड दो, तो मैंने कहा भाई साहब अब तो मैंने आपको इंटरेस्ट की पेमेंट दे दी, वो पॉसिबल नहीं है। आपने कहा भाई साहब ले लेना, अब क्यों इंटरेस्ट इंटरेस्ट का गाना गा रहा है, ले ले भाई साहब, पकड़ इसको इंटरेस्ट को तू। 7,500 बनता है ना, $3 लाख का 2.5% कितना बनता है? $7,500 ना। ये ले बेटा पकड़, $7,500 अपने ऊपर, $7,500 बेटा मैं आपसे ले लूंगा। सबसे पहली बात तो बेटा मैं आपको कॉमन स्टॉक में पहली बात कन्वर्ट करूंगा ही नहीं, ये तो बहुत बात की कहानी है। जब मैं आपको कन्वर्ट कर रहा था ना कॉमन स्टॉक में, जब मैं आपको 6900 शेयर्स दूंगा, पहले आपने मुझे 300 बॉन्ड्स दिए, आपकी कोई पोजीशन नहीं रही। उसी टाइम में आपको बोलूंगा बेटा तू 300 शेयर दे तो रहा है, इसके साथ जो मैंने तुझे ब्याज दिया था वो भी मुझे दे दे। बेटा आप जब आपने मुझे अपने बॉन्ड्स दे दिए तब आप अपने, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, अब मैं बॉन्ड होल्डर नहीं रहा। जब मैंने जनरल मैनेजर की पोजीशन ही आपसे वापस ले ली तो आप कुछ नहीं रहे बेटा, आपकी कोई पोजीशन नहीं है इस कंपनी में, एज एन एम्प्लॉय भी नहीं होगा। तो जब मैंने आपसे बॉन्ड्स ले लिए 300, तो अब आपके बॉन्ड होल्डर रहे नहीं रहे। तो जब आप बॉन्ड होल्डर ही नहीं रहे तो वो जो 7,500 का जो आपने ब्याज खा रखा है वो क्यों ले रखा है आपने, वो मुझे वापस करो। आप किस ओडेसिटी में बेटा आपने वो 7,500 खा रखा है मेरा? वो तो आप तब खाते जब आप बॉन्ड होल्डर होते, लेकिन वो तब आप हो नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने अब आपने 300 शेयर, जो 300 बॉन्ड्स हैं आपके, वो तो अब आपने मुझे दे दिए। वो जो बेटा 300 बॉन्ड है वो तो आपने मुझे दे दिए ना, तो आप बॉन्ड होल्डर नहीं रहे। बॉन्ड होल्डर नहीं रहे तो वो जो $7,500 की जो आपने इंटरेस्ट की पेमेंट ले रखी है वो भी आपका कोई हक नहीं है लेने का। तो वो आपको मुझे वापस करनी है। बात ये है वो वापस तो करनी है, लेकिन कितनी करोगे? अब आप बोलोगे सर आप तो बहुत ही घटिया मजाक करने लग गए हो। मैंने कहा क्या? सर ये तो एक सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा, जितना आप मुझे पैसा दोगे उतना ही तो मैं भी आपको वापस करूंगा। अरे सर आपने अगर मुझे $7,500 की पेमेंट करी है एज एन इंटरेस्ट, और जब मुझे आप, क्योंकि मैं बॉन्ड होल्डर नहीं रहा, तो मैं आपको वही 7,500 वापस कर दूंगा। इसमें अमाउंट क्या निकालना आपको? अरे इसमें अमाउंट क्या निकालने की जरूरत, 7,500 आपकी जेब से निकले है ना? मैंने कहा हाँ निकले, तो उतने ही तो मैं भी दूंगा सर आपको 7,500। बेटा ये अगर आप लॉजिकली कह रहे हो तो बहुत ठीक है। ये शब्द जो आप बोल रहे हो बेटा ये तब ठीक है, तब ही करेक्ट है जब ये आप लॉजिकली बोल रहे हो। लॉजिकली आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। जितनी मैं आपको पेमेंट दूंगा बेटा, सोचो मैंने आपको 7,500 की पेमेंट दे रखी है एज अ ब्याज, तो आप मुझे 7,500 ही तो रिटर्न करके दोगे। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है बेटा रियल लाइफ में। लेकिन टेक्निकली टेक्निकली आपका ये आंसर गलत है। टेक्निकली मैं आपसे थोड़ा कम चार्ज करूंगा। मतलब मैंने आपसे अगर 7,500 आपको, अगर मैंने 7,500 दे रखे हैं, तो लॉजिकली आपको मुझे 7,500 ही देने चाहिए। अरे अगर आपने अपने किसी दोस्त को 20 रुपए दिए उधार पे, तो आप उसे 10 रुपए लोगे? 20 रुपए लोगे ना? अबे जितने दिया उतने ही तो वापस दोगा वो। ऐसे ही अगर मैंने आपको 7,500 के ब्याज की पेमेंट करी है, तो आप मुझे कितना रिटर्न करोगे? 7,500 ही करोगे। लेकिन टेक्निकली मैं आपसे 7,500 नहीं लूंगा। इसका लॉजिक है, एक एक कंसेप्ट है बेटा जिसको हम बोलते हैं टैक्स शील्ड कंसेप्ट। टैक्स शील्ड कंसेप्ट, हालांकि ये टर्म अभी बहुत ही कम है जो ये टर्म अभी सेक्शन ए में यूज करा जाता है। ये टर्म एक्चुअली जो है ये सेक्शन ई में यूज करा जाएगा पार्ट 2 के, जब मैं आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ाऊंगा, और उसमें भी डेप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड एक क्या कंसेप्ट है पहले बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को टैक्स शील्ड के बारे में नहीं पता। टैक्स शील्ड या आपके सिलेबस में बेटा आपको पढ़ना है। टैक्स शील्ड का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर टैक्स शील्ड, वैसे मैं आप शुरू से बताता हूं, चलो इजी वे में समझा रहा हूं, टेक्निक ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी समझना पड़ेगा, इतना समझाऊंगा कि इसको कंसेप्ट समझ में आ जाए, वरना आप ये कंसेप्ट समझ नहीं पाओगे बेटा। देखिए क्या होता है अंडर यूएस टैक्स लॉस। यूएस आप, चलो यूएस टैक्स लॉस छोड़ो, इंटरेस्ट जो है बेटा, इंटरेस्ट अगर आप लोन लेते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई लोन लेते हो, बैंक से लिया, पब्लिक से उठाया, डिबेंचर, बॉन्ड, जो भी, आप बस उधार लेते हो, आप बस उधार ले लो बेटा, है ना? आपने अगर उधार ले लिया, आपने बेटा अगर उधार ले लिया, तो आपको पता है उधार के साथ एक चीज गिफ्ट में आती है, फ्री में आती है, वो क्या? ब्याज। तो जब भी आप इंटरेस्ट देते हो लोन पे, इंटरेस्ट देते हो बॉन्ड पे, डिबेंचर पे, तो वो जो इंटरेस्ट है इट्स अ वैलिड डिडक्शन, आप उसको पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है, आपने हमको एक ऐसी नई बात बताई जो हमको पता ही नहीं था। हम तो 11th क्लास में साइंस पढ़ रहे थे, कॉमर्स में, हमको तो नहीं पता था ये बात, जैसे आपने बता दी। सर क्या बात कर रहे हो, 11th क्लास में जब सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ रहे थे, वहीं हमें पता चल गया था
कि ये जो खर्चे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह ये सब डेबिट होते हैं P&L अकाउंट के अंदर। यूएस की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो सर ये हमको ऑलरेडी पता था, आपने इसमें क्या नई क्या बात बोली? तब बात नई ये क्या बात बोली मैंने, जो आप 11th क्लास में खर्चे डेबिट कर रहे हो ना, जितने भी खर्चे डेबिट कर रहे हो या अब तक जो आप करते आए हो ग्रेजुएशन वगैरह जो भी, बेटा जरूरी नहीं है अंडर टैक्स लॉज वो खर्चे अलाउड हो। तो जो 10 में से 10 खर्चे आपने अब तक जो डेबिट करते आए हो, जरूरी नहीं है बेटा 10 में से 10 खर्चे अंडर यूएस टैक्स में डेबिट हो सकता है 10 में से 4 या 5 ही डेबिट हो, 5 हटा दें, वो इनएडमिसिबल कर दें, इनवैलिड कर दें। इसका क्या रीजन है? क्योंकि बेटा जो आप ये खर्चे कर रहे हो, जो आप शुरू से अकाउंट्स बना रहे हो, जो एक अकाउंटेंट कॉर्पोरेट के अंदर बैठ के अकाउंट बना रहा है या किसी भी एंटिटी का अकाउंट्स बना रहा है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के इन अकॉर्डेंस बना रहा है या इन कंप्लायंस बना रहा है। जैसे अगर हम यूएस कोर्स की बात करें तो यूएस गैप के हिसाब से बना रहा है, गवर्न बाय एफएसबी। तो वो जो भी अकाउंटेंट एक यूएस एंटिटी का, यूएस कॉर्पोरेट के अगर अकाउंट्स बना रहा है तो वो यूएस गैप के हिसाब से बना रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है आप यूएस गैप के हिसाब से जो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं या जिसको मैं इनकम स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसमें जो आप खर्चे डेबिट कर रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे विद सेम अमाउंट अंडर यूएस टैक्स लॉस भी डेबिट हो, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बेटा आपकी कंपनी, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपकी एक फैक्ट्री है यूएस में और आपको ऐसा लगता है यार ये जो मेरी पर्टिकुलर मशीनरी है ना ये 10% के रेट से घिस रही है। अब पता नहीं आपको किसने बताया कि मशीन ने शायद कान में आके बताया होगा कि हाँ मैं 10% से घिस रही हूं। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। आपको स्टेटिस्टिकल टूल्स होते हैं जैसे क्वांटिटेटिव मेथड्स, आप कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। खैर वो एक अलग होता है। कॉस्टिंग में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, हालांकि आपके सीएमए के दायरे में इतना नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको पता है कि यार हमारी ये जो मशीनरी है ना इस फैक्ट्री के अंदर 10% के रेट से घिस रही है, तो आपने 10% का डेप्रिसिएशन रेट डेबिट कर दिया अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर, मानते हो? ठीक है। लेकिन वही यूएस टैक्स लॉस जब आपकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जरूरी नहीं है बेटा वो 10% जो आपने रेट लिया वो उसी को 10% से रेट से डेबिट करे। उनके हिसाब से उनको लगता है नहीं ये सिर्फ 5% डेबिट होगी, 5% ही घिस रही है बेटा, यूएस गवर्नमेंट 5% डेबिट करेगी। तो क्या आपने अपनी किताबों के अंदर 5% ज्यादा खर्चा ओवर स्टेट नहीं कर रखा, ओवर कर रखा अंडर यूएस टैक्स? अगर आप यूएस टैक्स लॉस का चश्मा लगा के देखेंगे और यूएस लॉस का चश्मा लगा के अगर आप अपने अकाउंट्स की किताबें देखेंगे तो आपके खर्चे 5% से ओवर स्टेटेड है। कैसे? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने बोला भाई साहब आपकी जो मशीनरी एक्चुअली में घिस रही है ना वो 5% घिस रही है, वो हम कह रहे हैं। आप बोलोगे ये कौन है मैं बताने वाला, हम धंधा कर रहे हैं तुम कर रहे हो? नहीं, तुम धंधा कर रहे हो लेकिन बताएंगे हम कि कितने रेट से घिस रही है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो ठीक है वो बता रही है लेकिन हम तो अकाउंट्स के अंदर 10% लेते हैं, हमें तो कोई नहीं टोकता, ऑडिटर भी नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट देख के चले जाता है। इसका रीजन ये है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होती है, टैक्स पेमेंट के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, टैक्स रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अलग बनती हैं। तभी मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था 3 किताबें बनती ही बनती हैं, 3 अकाउंट्स। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स, दूसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा होता है टैक्स अकाउंटिंग। 3 सेट्स ऑफ अकाउंट्स बनने जाते हैं और तीनों अकाउंट्स के अंदर नेट प्रॉफिट अलग अलग आता है, अलग अलग आता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रॉफिट आते हैं वो यूएस गैप के हिसाब से आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो प्रॉफिट आता है उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, इसलिए उसका प्रॉफिट डिफरेंट आता है। अपना टैक्स प्रॉफिट जो होता है वो यूएस गैप नहीं चलता, ना वो नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक का कंसेप्ट यूज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के हिसाब से चलता है। भाई सरकार अगर ये बोली कि खर्चा है तो है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग में एक फर्क ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप अपनी किताबें बना रहे हो वहां जो आपका प्रॉफिट निकल रहा है वो प्योर एक्यूरल, वो शुद्ध 24 कैरेट एक्यूरल कंसेप्ट की तरफ से निकल रहा है। मतलब आप जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो आप लोगों को पता होगा बेटा आप एक्यूरल कंसेप्ट फॉलो करते हैं ना, लेकिन टैक्स अकाउंटिंग में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की अगर मर्जी है वो एक्यूरल फॉलो करेगी, कहीं कहीं जगह वो कैश बेसिस भी फॉलो करेगी। अगर उन्हें आपसे अगर टैक्स लेना है तो बेटा वो एक्यूरल कंसेप्ट को, हो सकता है आप एक्यूरल कंसेप्ट फॉलो करते करते आपका खर्चा बच जाए, आपका टैक्स बच जाए, तो सरकार कह रही है नहीं 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 हमको तो इससे टैक्स निकालना है, तो बेटा वो एक्यूरल कंसेप्ट को बाहर निकालेगी, तू निकल, कैश बेसिस को इंट्रोड्यूस कर देगी। क्योंकि हो सकता है कैश बेसिस होता तो आपसे टैक्स निकल जाता, वो टैक्स ले आएगी कैश बेसिस।
लेकिन इसके पे लॉजिक है बेटा, ऐसे नहीं सरकार को आपसे जबरदस्ती टैक्स लेना है, लॉजिक है, सरकार लॉजिक से चलती है। एक्चुअल कंसेप्ट अपने थोड़ा कंसेप्ट से चलता है, उसका कंसेप्ट अलग है। इसलिए बेटा क्या है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से यूएस गैप के हिसाब से प्रॉफिट निकालते हो और टैक्स लॉस को फॉलो करके जो प्रॉफिट निकालते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हो सकता है सरकार के हिसाब से कुछ खर्चे अलग हो, आपने जो जो आपने 10 खर्चे डेबिट करे हो, सरकार ने 10 में से सिर्फ 5 खर्चे अलाउ कर रखे हैं, 5 रिजेक्ट कर दिए, तो बेटा इससे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। सॉरी, टैक्स लॉस के हिसाब से तो फिर आपके खर्चे आपके कम डेबिट हुए तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा। लेकिन यूएस गैप के हिसाब से तो आपका टैक्स कम है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है, इसलिए टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंसेस आ जाता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन यूएस गैप एंड यूएस टैक्स लॉस। कभी भी इसमें कंफ्यूजन मत कर लेना, यूएस गैप और यूएस टैक्स लॉस में जमीन आसमान का फर्क है। यूएस गैप इज गवर्न बाय FESB, यूएस टैक्स लॉस गवर्न करा जाता है IRC से बेटा। तो आपको यहां पे ये चीजें थोड़ी ध्यान से, IRS ठीक है, उनसे आपको ध्यान से ये सब चीजें देखनी बेटा, आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ओके, खैर इन डिटेल चर्चा जब हम करते हैं तो CPA में करते हैं, जब बताया जाता है, या EA में, लेकिन आपको भी इतना नहीं करना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आता है डेफर्ड टैक्स का बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जब मैं आप लोगों को वहां पे पार्ट 1 के अंदर भी बताता हूं, ये वो वाला कंसेप्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे, नो डाउट 7,500 की इंटरेस्ट पेमेंट मैंने आपको करी, तो मैंने आपसे 7,500 मैंने आपसे लेनी थी, मैंने आपसे एक्चुअली 7,500 ही लेनी है, ठीक है, पेमेंट की। लेकिन आपसे मैं लूंगा नहीं पूरी 7,500 की पेमेंट, इससे थोड़ी सी कम लूंगा। इसका रीजन ये है, सोचो बेटा मेरी जो इनकम है $1,00,000, मान के चलो बेटा मेरी $1,00,000 की इनकम है, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। अब पता है बेटा ये क्यों करा, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इनकम स्टेटमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो $1,00,000 मैंने इनकम डाल दी, सोचो मेरा इस साल पूरा कोई खर्चा ही नहीं था, तो मेरी नेट प्रॉफिट क्या आ गई, मेरा नेट प्रॉफिट क्या आ गया। ये केस 1 है, सोचो मान के चलो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केस 1 है बेटा, ठीक है। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा इस साल, कितना निकल के आएगा, $1,00,000। टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट जो है, क्या? तो वो क्लास थोड़ी ना बंद हुई है, क्लोज कर, क्लास तो नहीं बंद हुई होगी। हाँ तो क्लास तो चल रहा है ना। जल्दी से बना लेते हैं। हाँ, तो नेट प्रॉफिट जो आपका निकल के आया बेटा वो $1,00,000 है। अब लेकिन एक बार ये देखते हैं कि टैक्स का रेट कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको टैक्स का रेट दे रखा है, ऑक्सटेल कंपनी इनकम टैक्स रेट है 27%, मतलब 27% का यहाँ पे टैक्स रेट खड़ा है। ओके, तो अगर सोचो बेटा मेरी इस साल कोई खर्चा नहीं होता है, सोचो मान के चलो हाइपोथेटिकल है बेटा, कोई खर्चा है ही नहीं, सिर्फ $1,00,000 की मेरी कोई इनकम है, कहीं से आ गई है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट है $1,00,000, ठीक है। तो बेटा $1,00,000 मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ गया, और सरकार मेरा बेनिफिट है, तो सरकार कह रही है ला भाई इस पर टैक्स निकाल। तो मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी, शब्द थोड़ा ध्यान से सुनो, टैक्स नहीं, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से। ये शायद ये डिफरेंस आपको CMA लेवल पे नहीं पता होगा, लेकिन CPA में और EA के अंदर इसका बहुत डिफरेंस है बेटा, टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेड में, ठीक है। चलिए, टैक्स लायबिलिटी जो आपकी बनती है वो 1,00,000 इंटू 27% बनती है, तो यहाँ पे हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है 27,000, ठीक है। तो 27,000 मेरी टैक्स लायबिलिटी है जो मुझे सरकार को देना है, ठीक है, मतलब देना है, अभी दिया नहीं। केस 2 पे आ जाते हैं, केस 2 है, केस 2 में यही P&L अकाउंट बना रहा हूं, ओके, P&L अकाउंट बना रहे हो, ओके वेरी गुड, क्रेडिट है, ये डेबिट है। $1,00,000 की इनकम इस बार भी है, $1,00,000 की इनकम इस बार भी, लेकिन फर्क ये है इस साल मैंने आपको एक इंटरेस्ट की पेमेंट दे दी, कितनी, 7,500। कैसे निकाला, मैंने आपसे पूरे साल कितना पैसा उठाया ब्याज पे, $3,00,000। कितना ब्याज आपको देना है, कितना रेट, कितना हमने डील करी थी, 2.5% की, तो 3,00,000 का 2.5% मतलब 2.5% करेंगे पर एनम, तो आंसर आ जाता है 7,500। तो 7,500 मुझे आपको देनी है। तो अंडर यूएस टैक्स लॉज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स आर वैलिड डिडक्शन, मतलब इट इज अलाउड, दीज ऑल दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी डेबिटेड इन इनकम स्टेटमेंट। मतलब सीधी सीधी भाषा बोलूं तो ऐसे खर्चे जब आप किसी को ब्याज देते हो लोन पे या ऑन बॉन्ड्स, तो ऐसे खर्चे आप P&L अकाउंट के अंदर या इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेबिट कर सकते हो। तो ठीक है, 7,500 का मैंने, और कितना, जितना आपने दिया 7,500 मैंने आपको दिया, तो बेटा 7,000 का पूरा खर्चा मैंने इसको डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स के नाम से मैंने कर दिया,
ठीक है, तो इस साल बेटा मैंने खर्चा कर दिया, तो क्या इस साल मेरा 7,500 मैंने खर्चा करा, तो इस साल मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ गया बेटा? इस साल अगर मैंने 7,500 का खर्चा करा इस साल बेटा, मतलब क्या मैंने अपनी इनकम 7,500 से कम कर दी। कैसे पता चला? ये देखो इस साल नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया, ये आ गया 82,500। 82,500 निकल के आ गया ना बेटा? नहीं 82 नहीं है बेटा, ये 92 है। 92,500, सॉरी 92,500 हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। अब जो मुझे आपको टैक्स देना बेटा, कितना देना, ये देखिए। हाँ जी, कितना देना है बेटा? देखिए ये, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, 92,500 है। अब टैक्स लाइबिलिटी देखिए, टैक्स लाइबिलिटी अंडर केस टू, ठीक है, अंडर केस टू कितना बेटा? 92,500। अब बेटा 1 लाख पे टैक्स मत दे देना, नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है ना ये तो टैक्स, आपको भी पता है। देखिए हर कंट्री में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि यूएस में ही ऐसा वैल्यू डिडक्शन वाला कंसेप्ट है, हमारे इंडिया में भी अगर आप टैक्स लॉस देखेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1962, तो उसके अंदर भी आप एक हेड होता है पीजीबीपी का, है ना, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोसेशन, वहां पे भी ये चीज दे रखी है। आई थिंक अंडर सेक्शन 28 ये सब दे रखा है, आप करेक्ट कर लीजिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां भी दे रखी हैं, आप सेम तरीके से ऐसा बनाया जाता है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो 92,500 जैसे सोचा हमारा टैक्स लाइबिलिटी नेट प्रॉफिट आ गया, इस पर आपको इस साल 27% का टैक्स दे देना है बेटा। तो 92,500 का आप 27% निकाल लेंगे तो आंसर आ जाता है इनटू 27%, 24,975। इस साल टैक्स लाइबिलिटी जो आपको देनी है वो ये देनी है, अंडर केस टू, अंडर केस वन था 77,000, अंडर केस टू 24,975 की है। चलिए, अच्छा कैलकुलेटर की बात मैं कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझको बेटा पर्सनल मैसेज वो करते रहते हैं कि ग्रुप्स में भी पूछते रहते हैं कि कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बेटा, ये है BA2 प्लस, BA टेक्सास बेटा प्लस है। इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो चिप्स भी बनाता है। ठीक है, आप जाके वहां पे देख सकते हो और इनका कैलकुलेटर परचेज कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने निकाल ली बेटा अपनी टैक्स लायबिलिटी, 92,500 का 27% आ गया 24,975 रुपए। ठीक है, 24,975 हमारी टैक्स लायबिलिटी है। ये दूसरा केस है, वही मैंने अभी आपको बताया बेटा। जो ये पहला केस है, पहले केस में जब आपका नेट प्रॉफिट, सॉरी जब आपकी इनकम, या बोले सीधा सीधा नेट प्रॉफिट सिर्फ आपका $1 लाख था, तो $1 लाख का प्रॉफिट तो उसका आपको 27% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो 27,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। लेकिन एक केस टू मैंने आपसे ये लिया कि आपकी अभी भी इनकम 1 लाख है, लेकिन इस बार आपने खर्चा कर दिया। और वो खर्चा क्या है? अच्छा, ये जो मैं पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू यूएस टैक्स लॉस के हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब जब आप सरकार को बेटा टैक्स देते हो ना, तो सरकार के हिसाब से आपको फिर से वो पीएनएल अकाउंट फिर से बनाना पड़ता है। एक आप एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से जो बचपन से सीखते आ रहे हो कंपनी के लिए, एक वो वाला पीएनएल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। एक जब आप सरकार को टैक्स दे रहे होते हो, फिर से आपको दोबारा शुरू से जीरो से इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सरकार के हिसाब से जो खर्चे हैं, एक्चुअली क्या है, सरकार के रूल्स के हिसाब से चलना है आपको, बस सीधी बात। ठीक है, चलिए, वो आपको ज्यादा अपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं लाना बेटा, वो तो सीपीए और ईए लेवल का कोर्स है। हालांकि सीएमए यूएसए के साथ अगर आप टैक्स का कोई कोर्स मैनेज कर सकते हैं यूएस का, तो अच्छी बात है। चलिए बेटा, लेकिन दूसरे केस में मैंने आपको ये बोला, इस बार सोचो मैं एक कंपनी और आप एक बॉन्ड होल्डर हो, मैंने आपको 7,500 का एक खर्चा कर दिया ना, मैंने 7,500 का खर्चा कर कैसे करा? मैंने आपसे पैसा उधार पे लिया, उसको मैंने यूज करा, तो उसको मैंने आपको 25% इंटरेस्ट, 2.5% ब्याज दे दिया, तो कितना बनता है? 7,500। तो अंडर यूएस टैक्स लॉज इट्स एन एक्सपेंस। ठीक है, एडमिसिबल है, ये खर्चा चलेगा, वैलिड डिडक्शन है, तो इसको मैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेबिट कर सकता हूं, मैंने कर दिया। तो 7,500 यहां आप डेबिट करेंगे, तो इस बार आपकी नेट प्रॉफिट 7,500 से कम हो जाएगी। तो इस बार जो मेरी इनकम है, वो नेट प्रॉफिट है, वो 92,500, उस पर 27% आ जाता है 24,975। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी बच गया, वो कितना बच गया? पहले हमारी टैक्स लाइबिलिटी थी केस वन में 27,000। हमारी जो पहले टैक्स लाइबिलिटी थी बेटा, वो 27,000 थी, लेकिन अब जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी है, अगर मैं खर्चा कर देता हूं, मतलब बस अगर मैं कोई लोन दे देता हूं, मतलब सॉरी कोई लोन ले लेता हूं, उस पर अगर कोई ब्याज दे देता हूं, तो उस ब्याज के चक्कर में मेरा खर्चा, मेरी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली जब इनकम कम हो जाती है तो टैक्स कम हो जाएगा। आपने देखा होगा ना बेटा, लोग क्या करते हैं अपनी इनकम टैक्स बचाने के लिए, क्या करते हैं, ज्यादा इनकम कम करने की कोशिश करते हैं, खर्चे से खर्चे करने पड़ते हैं। हम खर्चे कर देंगे, खर्चा दिखा देंगे, डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, ऐसे करते रहते हैं ना हरकतें, यही बेटा।
तो अपन आपको पता है इनकम जो खर्चे ज्यादा होंगे तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो फिर टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कम हो गई 24,795 हो गई। तो बेटा डिफरेंस कितना आ गया, ये हो गया 24,975। आइए बेटा ठीक है 2025 बेटा, ये जो 2025 2025 अभी 2025 चल रहा है ना, $2025 आपने बचा लिए, 2025 रुपीज आपने बचा लिए बेटा, 2000 क्या बोल रहा हूँ, $2025 आपने बचा लिए, ठीक है। बात यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ये बचा क्यों ले, ये अब आप बोलोगे सर ये आपने सेविंग कैसे बोल दी, ये सेविंग कैसे हुई है, ये तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आया सर, ये सेविंग कैसे हुई। बेटा मैं समझाता हूँ ना, आप एक धंधा कर रहे हो, आप कोई भी धंधा सोचो माइंड में बना लो, जो आपका बिजनेस है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आपने एक नेट प्रॉफिट कमाया, आपको पहले सरकार को उस बिजनेस के थ्रू 27,000 सरकार को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब उसी बिजनेस में आपको सरकार को 27,975 देना पड़ रहा है, तो क्या अब आपके जेब में $2,025 ज्यादा नहीं है, मतलब बचे नहीं गए, पहले 27,000 देने पड़ते थे, अब से 24,975 देने हैं, तो क्या 2025 अभी भी आपके पॉकेट में बच नहीं गए, सेविंग नहीं हो गई। अरे जैसे एक सब्जी 100 रुपए की है, लेकिन आपने बार्गेन करके 70 की ले ली, ऐसे पूरी दुनिया 100 में खरीद रही है, लेकिन आपने एक अच्छा बार्गेन कर लिया, 70 में उठा ली, तो 30 रुपए आपकी जेब में बच नहीं गए क्या, उस सेविंग नहीं बोलेंगे, तो यहां आपकी सेविंग हो गई। इसी को कहते हैं टैक्स शील्ड। लेकिन किस चीज को टैक्स से शील्ड मिली है, क्या ये अमाउंट टैक्स शील्ड है, अरे लॉजिकली सोचो ये अमाउंट टैक्स शील्ड थोड़ी ना, ये तो सेविंग है, अरे ये टैक्स शील्ड नहीं है, ये सेविंग है, ये तो सेविंग हुई है 2025। टैक्स शील्ड का मतलब अगर आप शाब्दिक रूप से बिल्कुल देखें, इसका मतलब है टैक्स से शील्ड हो गई, मतलब कोई इनकम हो। अच्छा पहले ये बात बताओ, टैक्स पे अटैक कौन करता है, ये टैक्स बताओ, एक एरो है, एरो मारते ना बेटा, ये अटैक है, ये एक वेपन है, ये किसी को जाके अटैक करता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिस पर अटैक करता है, बेटा एक सेकंड क्लास का बच्चा ही बता देगा, इनकम। अरे टैक्स किस पे लगता है, किस पे पिटाई होती है टैक्स की, टैक्स एक पिटाई है, किस पे होती है, इनकम पे, इनकम बेचारा पिटता है। हाँ, लेकिन जब कुछ ऐसी इनकम, जब कुछ अपना कुछ जुगाड़, वो इनकम अगर कोई ढाल ले अपने सामने, बच्चे जाए उस अटैक से, उसको बोलते हैं टैक्स शील्ड। तो ऑब्वियसली बेटा कोई इनकम हमारी होगी जो टैक्स की पिटाई से बच गया, क्योंकि वो अपने सामने कवरिंग ले आया, अपने सामने ढाल ले आया बचने के लिए। लेकिन वो कौन सी इनकम है बेटा, वो ये रही 7,500। सर ये तो खर्चा है, बेटा ये खर्चा नहीं है, बड़े ध्यान से देखो, पहले आपकी इनकम कितनी थी, $1,00,000, ये खर्चा तो है, ठीक है, मैं 7,500 ये मुझे भी पता है, लेकिन अभी आप नेट प्रॉफिट देखो, अब आपका कितना 92,500। पहले आप इस पे टैक्स दे रहे हो, लेकिन अब आप इस पे दे रहे हो, तो क्या इस बीच में आपकी इनकम कितनी कम हो गई, 7,500, मतलब ये 7,500 आपकी टैक्स की पिटाई से बच गया। मतलब 7,500 के 27% करेंगे ना बेटा, इतना करने की जरूरत नहीं थी, पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला, माइनस करके डिफरेंस, अगर आप सीधा 7,500, देखो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, सीधा अगर बेटा 7,500 का 27% निकालोगे, ये देखो 7,500 का अगर सीधा 27% निकालोगे, 2025 आपका आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा। आपका खर्चा, मेरा खर्चा है 7,500 का, मैंने डेबिट करा, तो बेटा आप डेबिट जब करते हो तो एक्चुअली वो खर्चा नहीं, आप अपनी इनकम उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम करते हो। मेरी पहले इनकम $1,00,000 थी, जैसी 7,500 का खर्चा दिखाया, मेरी इनकम 7,500 से कम हो गई। कम क्या हो गई बेटा, वो बच गई, 7,500 से कम हो गई, तो उस 7,500 पे अब टैक्स नहीं लगेगा। अब टैक्स किस पे लगेगा, 92,500 पे लगेगा, 1,00,000 पे नहीं लगेगा, 92,500 पे लगेगा। मैं और ज्यादा क्लियर करके बताता हूं, देखिए पहले आप 1,00,000 पे टैक्स देते थे नहीं देते थे, 27% देते थे ना, हाँ जी दे रहे थे, लेकिन अच्छा इस 1,00,000 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, मैं मैथमेटिक्स का सहारा लेता हूं, जो हमने 6th 7th क्लास में पढ़ी है, कॉमन ले लेते हैं, इसको मैं अगर तोड़ दूं, 1,00,000 को अगर मैं तोड़ दूं तो 7,500 प्लस 7,500 प्लस क्या, आगे तो बोलो 92,500, ऐसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, हाँ जैसे लिख सकता हूं। अरे टोटल तो 1,00,000 ही बन रहा है ना, इंटू 27%। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, है ना, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई, चलो छोड़ो प्रॉपर्टी वगैरह, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स खोल दो, मतलब सीधी बात बोलूं, ब्रैकेट्स खोल दो, तो 7,500 का 27% ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको मैं। अरे इस 1,00,000 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, है ना, लिखते रहो, हाँ लिखते रहो। ऐसे लिखने को बेटा स्टेप्स बोलते हैं, ये वाला साइन सिंबल डलता है जब आपको स्टेप्स लिखने होते हैं, ठीक है, प्लस 92,500 का 27%, ये लो, ठीक है, ऐसे लिख दिया। 2025 और इस 92,500 का कितना आ रहा था बेटा, कितना आ रहा था, ये कितना आ रहा था, 92,500 का कितना निकाला था,
24,975 आंसर बेटा इको ही आएगा 27,000। ये देखो बेटा, मैं सीधा इसका निकालता था तब भी 27,000 आ जाता, अरे इसका निकालता 27,000 आ जाता, लेकिन मुझे आपको एक चीज समझानी है। 7 इस इनकम को मैं तोड़ के भी तो लिख सकता हूं। देखो 7,500 की इनकम और 92,500 की इनकम, इसमें इतना टैक्स लगा, इतना इतना, लेकिन थोड़ा सा अब ट्विस्ट आ गया। जब आपने 7,500 का खर्चा दिखाया तो आपकी ये वाली जो इनकम है 7,500, ये बच गई टैक्स की मार से, ये टैक्स की मार से बच गई। तो ये वाला टैक्स अब सरकार को आपको नहीं देना, तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो ये नहीं है बेटा, वो ये नहीं है, वो ये है, ये है इस पे। क्योंकि पहले आपकी इनकम 1 लाख की थी, लेकिन जब आपने 7,500 से खर्चा कर दिया तो आपकी इनकम अब इतनी हो गई। तो ये वाली जो इनकम है 7,500, ये देखो ये टैक्स की मार से बच गई। देख रहे हो 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड था, लेकिन जैसे 7,500 का खर्चा डेबिट करा, आपकी ये वाली इनकम देखो 7,500 बच गई। 2025 मतलब आप सबको सरकार को नहीं देने, पहले आप 27,000 दिया करते थे, $27,000 दिया करते थे, लेकिन अब आपको 975 देना, 975 देना है। तो आपके $2,025 बच गया। $2,025 बेटा आपका बच गया। यही मुझे आप लोगों को समझाना था, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब बात, लेकिन वो बात ठीक है सर, बच गया, लेकिन आप यहां पे किस तर्क में बोलना चाहते हो? पॉइंट क्या है? सीधी बात बोलो, बचा तो लिया, ठीक है, हमको भी समझ में आ गया, बच गए, क्या करूं, क्या करूं बेटा, करूं क्या? मैं बता रहा हूं, देखो मैंने ये बात करनी थी आपसे कि आप पहले कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो गए थे अपने आप को, लेकिन कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो गए तो फिर वहां पे जाके उनका डिविडेंड खाओगे। लेकिन वो जो ऑलरेडी कॉमन इक्विटी वाले हैं बेटा, वो आपको बेटा वो तो आपको लुक्स दे देंगे, वो भी तीखी वाली। कैसे? क्योंकि आप वो ये सोचेंगे यार हम तो शुरू से चल कॉमन स्टॉक थे, हमने पूरे साल वेट करा कि कंपनी प्रॉफिट देगी, हम डिविडेंड खाएंगे, लेकिन ये तो पहले अभी कॉमन स्टॉक बना है, पहले तो डिवेंचर था, पहले तो बॉन्ड था, तो बॉन्ड था तो इंटरेस्ट खा के आया होगा। तो बेटा इसने एक तो इंटरेस्ट खा लिया, वो भी प्रॉफिट में सी देते हैं, तो एक तो उसने इंटरेस्ट खाया, उसके बाद इसका पेट नहीं भरा, ये हमारा भी खाने पे नजर रखा है, वो भी खाने आ गया। तो बेटा आपको क्या लगता है, वो आपको स्वागत अच्छी तरह करेंगे या आपके साथ भी पिटाई, वो पिटाई के मूड में आएंगे, बल्कि वो आपको पीट देंगे कि भाई ये देखो हमारा पहले अपना खाना खा के आया, फिर हमारा भी अपने हमारे खाने पे भी नजर है, उसको भी खाएगा। तो बेटा यह काम नहीं चलेगा। तो आप अगर इस पिटाई से बचना चाहते हो तो बेटा पिटाई से क्या बचोगे, कंपनी आपको बचा लेगी, कंपनी आपको बचा लेगी, कंपनी आपको बोलेगी देख तुझे अगर पिटाई खानी है तो देख ले। ऑब्वियसली, क्योंकि बेटा वो उनका खाना है, वो आपके साथ अपना शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी खा के आ चुके हो। तो कंपनी क्या करेगी, देख भाई तू वो कॉमन इक्विटी बन तो गया, लेकिन तुझे अब हरकतें भी कॉमन इक्विटी जैसी करनी पड़ेगी। तू कॉमन इक्विटी बन गया, तू मालिक है, तू मालिक है तो मालिक से प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, मतलब डिविडेंड, लेकिन तूने तो ब्याज भी लिया रखा है। अरे क्योंकि पहले तो तू डिवेंचर था ना, तेरे पास एक पास्ट था तेरा ऐसा डिवेंचर वाला, बॉन्ड वाला, तो जब तू बॉन्ड होल्डर था तो तूने इंटरेस्ट ले लिया, लेकिन अब तू मालिक है तो फिर तूने वो इंटरेस्ट क्यों लिया? बेटा रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके चीजें ठीक करनी पड़ जाएंगी, तो मुझे आपसे वो ब्याज जो मैंने आपको दे दिया था वो मैं आपसे वापस ले लूंगा, क्योंकि अगर मैं आपसे वापस नहीं लूंगा तो बेटा ये, तो फिर आपके पास वो क्यों है ब्याज? एक्चुअली पूरी दुनिया ये बोलेगी आपके पास ये ब्याज क्यों है। आप यही बोलोगे ना मैं तो बॉन्ड होल्डर था, तो बॉन्ड होल्डर तो मालिक कैसे बन गया? अब बन गया, अब बन तो गया, लेकिन तू पहले इंटरेस्ट तू तब नहीं, तब भी नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, आपको ले देना पड़ेगा वापस। हाँ वो अलग बात है, अगर पिछले साल आप बॉन्ड होल्डर थे, इस साल अगर आप कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, तो ऐसा नहीं मैं आपके पिछले सालों का आपसे ले लूंगा। पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये जो मैं डाउट आपको बता रहा हूँ एफएक्यूज, ये दुनिया में कहीं नहीं है, किसी स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन पेपर में आ जाएंगे। ऐसा पेपर में एक क्वेश्चन आया और मैं आपको एक मॉक भी कराऊंगा जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी। उसमें क्या था बेटा, केस में आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत पुराना खैर डाउट आया था। उसमें क्या था, एक कन्वर्टेबल डिवेंचर था, कन्वर्टेबल डिवेंचर था वो, मतलब वो आगे जाके कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा उसने एक्सरसाइज कर लिया, अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, उसने कहा मैं कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा हूं। बेटा आप मानोगे एक्चुअली ऐसा, ठीक है, तो आप मान लोगे, तो आप इस साल उसको कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन अब मैंने आपको बोला जब वो कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस, वो तो ठीक है, वो फिर वो प्रॉफिट का हिस्सा लेकर डिविडेंड खाएगा, लेकिन उसने डिवेंचर बन के इंटरेस्ट भी तो खा लिया होगा पहले। अरे कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट होने से पहले वो डिवेंचर था, तो उसमें ब्याज खा दिया होगा, तो पहले कंपनी को उससे ब्याज लेना पड़ेगा ना, ब्याज लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मालिक हो गया। लेकिन बेटा कंपनी ऐसी नहीं बस ब्याज दे, अच्छा ब्याज दे, ब्याज दे, ब्याज दे, पागल हो रही है बेटा, ब्याज ले, बेटा ब्याज लेना है सिर्फ उसी साल का। ऐसा थोड़ी ना बेटा, वो सोचो 5 साल के लिए वो कंपनी में पहले डिवेंचर होल्डर था, इस साल जाके 6वें साल के आगे वो कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा कंपनी पूरे पास्ट 5 सालों का ब्याज इससे ले लेगी, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं, क्योंकि 5 साल में पूरा डिवेंचर होल्डर था बेटा,
5 साल आपने जो उसका पैसा यूज करा है ऐसा उधार लेके यूज करा है, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। अरे क्योंकि अगर तुम बाहर से मार्केट में 5 साल के लिए पैसा उठाते कंपनी लोन लेके, तो तुम उसका ब्याज देते ना, तो इसको क्यों नहीं दे रहे, तुम इससे वापस क्यों ले रहे हो? हम इससे वापस इसलिए रहे हैं भाई साहब क्योंकि अभी कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। हाँ तो 5 सालों में थोड़ी ना हुआ है, इसी साल हुआ है, तो इस साल का सिर्फ ब्याज देना, इस साल का सिर्फ ब्याज लेना। कंपनी बेटा सिर्फ इसी साल का ब्याज इससे वापस लेगी, क्योंकि इस साल ये दो पेमेंट नहीं ले सकता ना बेटा, कि इस साल ये डिवेंचर होल्डर बन के ब्याज भी खा रहा है, फिर इस साल ये कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट होकर प्रॉफिट भी खा रहा है। मुद्दा ये है कि बस एक मिठाई मिलेगी, एक बार में सिर्फ एक खाना मिलेगा, एक ही चीज खाओगे, दो मिठाइयां नहीं मिलेंगी बेटा। इस साल तुम क्या हो, पहले डिवेंचर थे तो तुमने इंटरेस्ट भी खा लिया, फिर इसी साल तुम कॉमन इक्विटी में भी कन्वर्ट हो गए, तुम बॉन्ड में प्रॉफिट का हिस्सा ले रहे हो। तो बेटा यहां पे गलती थी, इसलिए यहां पे कंपनी क्या करती है, उससे दोबारा उसकी ब्याज की पेमेंट वापस ले लेती है, फिर उसको तब उसको जाके डिविडेंड देगी, ताकि उसका एक हो जाए कि हाँ चलो एक दिया इसको, है ना। लेकिन पिछले 5 सालों में तो बेटा उसने सिर्फ एक ही चीज खाई है ना, दो चीजें थोड़ी ना खाई है, क्योंकि पिछले साल वो कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, पिछले साल से वो सिर्फ डिवेंचर होल्डर बन के रहा है, तो एक ही चीज मिली है, पिछले 5 सालों में उसको सिर्फ इंटरेस्ट भी तो मिला है, ऐसा थोड़ी ना हमने उसको डिविडेंड दे दिया। तो ये है, आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो बेटा, ये एमसीक्यू और मॉक्स में बहुत आता है, हालांकि पेपर में ये बहुत कम आए हैं ऐसे क्वेश्चन, एक बार आया था बेटा, लेकिन उसके बाद मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मॉक में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा, मॉक में बहुत आते हैं, आप उसको करना। तो स्टूडेंट्स का डाउट आता है तो एक्साइटेड मत हो जाना कि बस ये कन्वर्टेबल है तो बस हमको इससे इंटरेस्ट वापस लेना है बस इंटरेस्ट ले लेंगे। 5 सालों को भी मत ले लेना बेटा, गलती हो जाएगी अगर गलत गलत कर दोगे आप आंसर, बता रहा हूँ गलत, अगर आपने 5 सालों का उससे ब्याज वापस ले लिया तो, क्योंकि बेटा 5 साल पहले तो फिर वो वही था ना, डिबेंचर था, अब जाके वो कन्वर्टेबल स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, उसने बोल दिया मुझे कर दो कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट, तो बेटा इसी साल बस आप उससे ब्याज वापस लोगे, क्योंकि इस साल उसने अपने मुंह से बोल दिया कि हमें कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट होना है, तो बेटा हम दो मिठाई तो नहीं देंगे, पहले तो बॉन्ड बन के इंटरेस्ट भी खा रहा है, फिर कॉमन इक्विटी बन के प्रॉफिट भी खा रहा है, नहीं ये गलत है भाई साहब, ये गलत है, ऐसे तो फिर जो बाकी हो नाइंसाफी हो जाएगी, वो बेचारे तो एक एक चीज मिठाई खा रहे हैं, बस एक एक मिठाई, लेकिन आप दो खा रहे हो, ये तो गलत है भाई साहब, आपको वीआईपी तो होनी, तो ठीक है, तो आपसे वो वापस ले लिया जाएगा बेटा, और फिर आपको जाके डिविडेंड दे दिया जाएगा, और दूसरा आके आप पिटाई से भी बच जाओ कॉमन इक्विटी वाला से, है ना, वरना वो पीट देंगे बेटा कि ये दो कैसे खा रहा है बेटा, पहले तूने एक खाया, हम सबको एक एक मिल रहा है, ले बेटा, ये है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना। अगर वो पिछले 5 सालों को दे रखा है तो मिल गया, कंपनी वापस नहीं लेगी, क्योंकि पिछले साल उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, पिछले साल से वो एक चीज बन के रहा, डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर है तो बेटा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसने एक चीज खाई है, मुद्दा ये है, रूल ये है कि एक ही मिठाई मिलेगी, अब चाहे तो ब्याज ले ले या तो मालिक बन के प्रॉफिट ले ले, बस एक चीज मिलेगी, दो नहीं मिलेगी, बस हो गया। तो मैंने आप लोगों को यही बताया, तो अभी मैंने आपसे बेटा मैंने बेटा क्या है, अभी मैंने आपसे 7,500 लेने, ठीक है, मैंने आपसे अभी 7,500 ले लिए, लेकिन क्यों, अब टेक्निक लॉजिक है ना, क्योंकि मैंने आपको बेटा जेब से 7,500 दिए, तो मेरा खर्चा 7,500 है, तभी तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट करा है, ये तो सरकार, देखो सरकार गवाह है, सरकार ने बोला 7,500 डेबिट कर दे, मतलब सरकार मान रही है जो मेरा खर्चा 7,500 है, तो मैंने आपको दिए ना, और आपने भी लिए, 7,500 मेरा खर्चा है, तो मैं आपसे वापस लूंगा, भाई दे दे, तुझे कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट होना है ना, तो जो मैंने तुझे 7,500 का इंटरेस्ट का खर्चा दिया था उसको मुझे वापस दे दे, तो आप मुझे दे दोगे, लेकिन यहां पे बेटा लॉजिक ये कहता है 7,500 दिए थे तो 7,500 ही वापस लेने चाहिए, लेकिन मैं आपसे $7,500 नहीं लूंगा बेटा, मन बहुत है लेकिन ले नहीं सकता। दो रीजन है, एक तो एक्चुअली में रीजन है, और एक पिटाई का रीजन भी बेटा, अगर ले लेना तो पिटाई भी हो जाएगी, पिटाई कैसे हो जाएगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा बेटा, ये लॉजिक्स कहीं नहीं लिखे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 7,500 का लेने का मन बहुत है, क्योंकि बेटा मैंने आपको दिए हैं तो मुझे आपसे लेनी भी चाहिए, लेकिन टेक्निकली मैं आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि जब मैंने आपको $7,500 दिए ना, तो ये देते ही ये मेरा खर्चा हो गया, तो मैंने इसको पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो वहां पे जैसे ही मैं खर्चा डेबिट करता तो आपने देख लिया $2,025 की मेरी $2,025 की मेरी सेविंग हो गई है, $2,025 की मेरी सेविंग हो गई, मतलब मेरी जेब में $2,025 से सरप्लस हो गया, मतलब 7,500 मैंने दिए भी, सरकार ने $2,025 मुझे वापस दिए, मतलब जैसे ही मैं $7,500 देता हूं सरकार की तरफ से $2,025 मिल जाते हैं, लेकिन अगर मैं ये 7,500 का खर्चा नहीं दूंगा तो ये $2,025 नहीं मिलेंगे। मैंने आपको लॉजिक से प्रूफ करके दिखाया, केस 1 पे जाओ, केस 1 पे जब मैं सोचो ये 7,500 का खर्चा नहीं दूंगा, है ना, 7,500 का खर्चा नहीं दूंगा, तो मेरी इनकम 1 लाख की $1,00,000 ही रहेगी, समझ रहे हो ना बेटा, तो वहां पे $2,025 का कोई टैक्स सेविंग नहीं हो रही, देखो मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया, देखो पूरा फैक्टराइजेशन वगैरह पूरा खोल दिया मैंने आप लोगों के लिए बेटा,
देखो 27,000 ही देना है आपको। लेकिन जब आप अपनी इनकम 92,500 कर देते हो, 7,500 का खर्चा दे देते हो, तब आपको ये टैक्स नहीं देना, तब आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी हो जाएगी। मुद्दा क्या है? तो जब मैं आपको 7,500 का खर्चा, मतलब जब मैं आपसे वापस 7,500 ले रहा था ना बेटा, जब मैं आपसे वापस 7,500 ले रहा था, मैं वापस आपसे लूंगा, तो सरकार मुझे 2025 वापस, जैसे ही मैंने आपसे 7,500 का खर्चा गिरा, सरकार की तरफ से मेरे बैंक अकाउंट में 2025 आ गए। मैंने है, लेकिन अगर मैं ये नहीं करूंगा तो सरकार भी नहीं देगी, क्योंकि मैं पीरियड में डेबिट भी नहीं करूंगा। तो जैसे ही मैं 7,500 निकालता हूं, 225 आ जाते हैं। तो बेटा जब $2,025 वापस आ जाते, तो मैं आपसे बैलेंस अमाउंट ही तो लूंगा फिर। $7,500 लेने थे मुझे, एक्चुअली आपसे बेटा $7,500 ही लेने थे, लेकिन 2025 तो सरकार ने वापस कर दिए, तो 5475 मैं आपसे बैलेंस अमाउंट लूंगा। टेक्निकली ये है। आप बोलोगे हैं सर आपने तो, हम लेकिन हमको 7,500 दिए थे, तो हमें तो आपको 7,500 देने चाहिए, लेकिन आप मान 5475 डिस्काउंट दे दिया, मतलब आपने बेटा डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, आपकी तरफ से एक्चुअली किसी ने पेमेंट कर दी है। मान के चलो बेटा, आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त था, आपके दोस्त ने आपसे बोला भाई मुझे 2,000 रुपए दे दे, मुझे जरूरत है। आपने कहा ठीक है, उसने दे दिए। अब घड़ी आ गई पैसा मांगने की। अब आप बोले भाई मैंने तुझे 2,000 रुपए दिए थे, ला मेरे 2,000 रुपए निकाल दे, मेरे 2,000 रुपए निकाल दे, ठीक है। लेकिन उसने कहा यार मैं बताऊं, अभी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, आप मेरे से बाद में ले लेना, ठीक है। आपने कहा यार देख दोस्ती वाली बात है, लेकिन थोड़ा अपना भी घर में सिस्टम हिल गया है, ठीक है, तो एक काम कर भाई, तू भी 2,000 मुझे दे दे, थोड़ा ही देते चल, तू क्योंकि दोस्त है तो मैं ज्यादा नहीं करते कॉलर पकड़ना। मैं क्या कह रहा हूँ, तू थोड़ा सा ही पेमेंट मुझे दे दे, ठीक है, कितना दे देगा? मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। तो आपने कहा है आता पाई भी आना पड़ेगा। तो जैसे ही आप आ ही रहे थे, तो बेटा आप उसका उसका एक दोस्त था, उसका एक दोस्त, उसने बोला भाई साहब इसके पास तो इतना नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ आपको, पूरा तो नहीं दे पाऊंगा 2,000, क्योंकि मैं भी इसकी जैसा ही हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ा सा मैं दे दूंगा, जैसे 400-500 रुपए दे दूंगा भाई साहब, इससे अगर आपका काम चल जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई साहब, कुछ तो मिला, ठीक है, कुछ नहाने से चलो कुछ तो है। तो उसने आपको 500 रुपए दे दिए। तो जब आप दोबारा उस दोस्त के पास जाओगे, तो आप 2,000 मांगोगे या 1,500 मांगोगे? बेटा 1,500 मांगोगे, 1,500 मांगोगे। क्यों? क्योंकि आपने बेटा 2,000 दिए थे, बस आपके पास किसी तरह 2,000 आने चाहिए। आपने 2,000 दिए, अब वो आप आपका दोस्त दे रहा है, उसका दोस्त दे रहा है, उसका मामा दे रहा है, उसका चाची दे रही है, कुछ कोई भी दे रहा है, आपके पास जेब में यहां हाथ में 2,000 आने चाहिए, क्योंकि आपने हाथ से 2,000 दिए, अब आपको उसी हाथ पे 2,000 दिखने चाहिए। दुनिया कौन सा सोर्स है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू आके 2,000 रख दे, बस बस आपको इससे फर्क पड़ता है। तो अब आप जो दोबारा जाओगे, उससे 2,000 नहीं मांगोगे, ये बोल के वो तो तेरे दोस्त ने दिए थे ना 500, तू तो 2,000 दे क्योंकि मैंने तुझे 2,000 दिए थे। ऐसे होता बेटा? नहीं होता ना, ये क्योंकि आपको बस अपने 2,000 से मतलब है। ऐसी ही यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। 7,000, ये तो मैं आपको एक लॉजिक वे में बताया, एक दूसरा है बेटा पिटाई वाला रीजन, ये दोनों लॉजिक बताऊंगा बेटा। 7,500 मैंने अपनी जेब से दिए, तो बेटा बस मेरी जेब में 7,500 आने चाहिए, किसी तरह आने चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रहे हैं, आप दो, आपके चाचा दे, आपकी मामी दे, आपके दोस्त दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे जेब में, मैंने जेब से 7,500 का आपको खर्चा दिया, मेरी जेब में भाई, मेरे हाथ में दोबारा तो 7,500 रख दे बस। अब जब मैं आपसे मांग ही रहा था, सरकार ने बोल भाई इसको परेशान मत कर। मैंने कहा क्या मतलब? इसको परेशान मत कर, ये दे देगा। अच्छा अभी बेचारा नहीं दे पा रहा, तो वो एक काम कर, रुक जा रुक जा, मुझसे इसको इतना मत दबूंगा, एक काम कर, मैं तुझे 2,025 दे रहा हूँ, 7,500 तुझे इससे लेने ना। मैंने कहा हाँ, तू बाकी से बैलेंस मांग लियो, मैं इसके बदले तुझे $2,025 दे रहा हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मैंने कहा मतलब सरकार आप इसकी तरफ से पेमेंट दे दो। मैंने कहा हाँ, लिखिए कितनी? $2,025। सरकार कह रही है मैं इस बॉन्ड होल्डर की तरफ से थोड़ा सा इंटरेस्ट की पेमेंट कर देती हूँ, $2,025 दे देता हूँ, ये ले तू ले ले, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो तो इससे ले लियो भाई। तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा सुन तेरे से $7,500 लेने थे, लेकिन सरकार मेरे पास आ गई, सरकार बीच में आ गई, उसने कहा भाई साहब इससे मैं $2,025 दे देता हूँ इसके बदले, इसके लिए थोड़ा सा $2,025 उसने मुझे दे दिया, तो मैं अब तेरे से $5475 लूंगा, क्योंकि मेरे पास बस किसी तरह 7,500 आने चाहिए। अब 2,025 सरकार दे रही है, 5475 तू दे रहा है, तो मिला के मेरे पास 7,500 आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता सरकार दे रही है कितना, 50 दे रही है, 100 दे रही है, 20 दे रही है, तू फुल दे रहा है, फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे पास 7,500 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा ये जो 5475 है, ये तो बॉन्ड होल्डर देगा, और इसमें से थोड़ी सी पेमेंट 2025 की सरकार ने कर दी, तो दोनों मिला के मेरे पास 7,500 आ जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा बेटा बस।
अपने को यही मतलब है, ये है। जैसे बेटा सब्सिडी होती है ना, सब्सिडी सिलेंडर में जैसे 1,000 का था 800 में मिल गया, तो सरकार आपको तो एक्चुअली सिलेंडर जो कंपनी जो बना रही है जो भी है वो 1,000 का है, उसको 1,000 मिलने चाहिए। सरकार ये कहती है भाई साहब तू कस्टमर को परेशान मत कर, कस्टमर को सब्सिडी का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं है कि वो सिलेंडर सस्ता हो गया, नहीं, वो 1,000 का है, 1,000 का ये वो कंपनी जो एक्चुअली ओरिजिनल मैन्युफैक्चर जो भी है जिसका वो पैसा जाएगा उसको 1,000 ही मिलेगा। लेकिन आप 800 देते हो, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा, जब मैं 800 दे रहा हूं तो उसको 1,000 कैसे मिल जाएगा भाई? ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है वो 800 का 1,000 बना दे? हमको भी बताओ, हम भी कहीं इन्वेस्ट कर दे भाई। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली कस्टमर 800 दे रहा है, सरकार कहती है भाई साहब एक कस्टमर को परेशान मत कर, ये 800 इसको 800 देने दे, 200 मैं अपनी तरफ से डाल के दूंगा, 1,000 कॉन्ट्री कर लिया, मतलब सरकार और आप ये कस्टमर और सरकार ने मिलकर कॉन्ट्री कर लिया। सिलेंडर वाला मांग रहा है भाई हमें 1,000 दो वरना नहीं दूंगा सिलेंडर, तो भाई वो कह रहा है भाई अब क्या करे, तो सरकार ने कहा टेंशन मत कर, 200 का मैं कॉन्ट्री कर रहा हूँ, ये 800 का तू कर दे, दोनों मिला के हो गया। तो बेटा ये है, ठीक है। तो सब्सिडी का कंसेप्ट ये होती है, सब्सिडी का मतलब ये नहीं सिलेंडर सस्ता हो गया या चीजें सस्ती हो गई, नहीं। सब्सिडी का मतलब ये होता है सरकार आपकी तरफ से पेमेंट कर रही है थोड़ा सा, बाकी आप करोगे, पूरा नहीं करेगी। फुली सब्सिडाइज हो गया वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। सरकार आपकी तरफ से पेमेंट कर रही है। जैसे आपने स्टूडेंट वगैरह का भी देखा, एजुकेशन लोन अलग है बेटा, एजुकेशन लोन में मत जाना, सब्सिडाइज होती है ना स्कीम्स वगैरह सरकार की, ये भी वही कंसेप्ट है। तो सरकार आपकी पेमेंट करती है, आपकी तरफ से फुली होता है, पार्शियल होता है, परसेंटेज होता है, बहुत चीजें होती है। तो बेटा वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। आप बॉन्ड होल्डर के पास मांगने गए, ला भाई मुझे दे दे 7,500, मैं आपके पास आया, ला भाई दे दे 7,500, आप बोल रहे थे यार कैसे दूं, तो सरकार बीच में आ गई, सरकार ने कहा भाई साहब टेंशन मत करो, कॉन्ट्री कर रहे हैं, कॉन्ट्री कर रहे हैं भाई, हम दोनों मिलकर कॉन्ट्री कर रहे हैं, इसके बदले मैं $2,025 दे देता हूँ, 2,025 आपको मिल गए, बाकी बैलेंस आप इससे ले लेना, तो इसलिए मैं आपसे 5475 लूंगा। ये था लॉजिक, जिस डिटेल और जिस इजी भाषा में मैंने आपको समझाया बेटा, पूरी दुनिया में नहीं समझाएगा आपको, जिस लॉजिक से मैं आपको समझा रहा हूं, और ऐसे ऐसे लॉजिक मैंने आपको बताए जो इस लॉजिक भी कहीं नहीं है बेटा, टैक्स शील्ड वाला यहाँ पे ये कुछ ही नहीं है बेटा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसा एक्चुअली मार्केट में चल रहा है मैं उसकी बातें उस भाषा में बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कोई किताबी भाषा पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हुआ बेटा पहला लॉजिक, ये तो पहला लॉजिक है, लेकिन एक दूसरा लॉजिक भी है। अब दूसरा लॉजिक सुनो क्या है, ये तो पहला लॉजिक है कि सब्सिडाइज सब्सिडी खेल लिया बेटा, ये तो है। एक दूसरा रीजन है पिटाई, ये तो एक रीजन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो बेटा, आप एक बात सुनो, स्कीम कमाने की, देखो यहाँ पे पैसे कमाने की स्कीम है, आप मेरे पास आए बॉन्ड होल्डर हो, आपने कहा बड़े आप कैसी कंपनी, आपको बिजनेस करना नहीं आता सर, मैंने कहा क्या मतलब, अरे सर आप भी अजीब हो, अरे 7500 आपने मुझे दिए, आपने 7500 7500 मुझे दिए, मैंने कहा हाँ, तो 7500 क्यों नहीं लिया आपने, 5475 क्यों ले रहे हो? अरे मैंने कहा भाई साहब आप भी अजीब आदमी हो, मैं आपसे 5475 इसलिए ले रहा हूँ, मुझे कोई, मैंने आपको कोई डिस्काउंट थोड़ी ना दिया भाई साहब, आप मेरे को सके थोड़ी ना हो, मैं आपको ऐसे जबरदस्ती 5475 दे दूंगा, मैं आपसे 7500 ही लेने आया था, बीच में सरकार आ गई, उसने कहा इसकी तरफ से मैं 2025 का कॉन्ट्री कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है मुझे क्या फर्क पड़ता है, दे दे, बाकी मैं आपसे मांगूंगा, मुझे बस अपने 7500 से मतलब है। उसने कहा यार वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, ओके, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता ना, वो बॉन्ड होल्डर कह रहा है, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं पूरे 7500 ले लेता। मैंने कहा क्या मतलब, अबे यार तू समझ नहीं रहा, 7500 तू ले ले उस बॉन्ड होल्डर से, उस बेचारे को क्या पता, उसको कुछ पता थोड़ी ना है, तो उससे 7500 उठा ले। हाँ मैंने उठा लिया, और वहां सरकार भी 2025 दे रही है, तो बेटा मिला के तेरा कितना हो गया, 9,525 डॉलर हो गया। अबे $2,025 की कमाई हो जाती तेरी एक्स्ट्रा, बेकार है तू, तुझे बिजनेस नहीं करना था। मैंने कहा भाई साहब ये बिजनेस नहीं है, ये धंधलेबाजी है, इलीगल इलीगल कंसेप्ट है। अरे यार क्या इलीगल वगैरह, तूने 7500 उसको दिया, उसको बेचारे को क्या पता बॉन्ड होल्डर को, हाँ तो बेटा यही तो होता है, इलीगल वो ही तो होता है जब पता नहीं होता, फ्रॉड है बेटा, ये फ्रॉड कंसेप्ट। आप बोलोगे सर फ्रॉड है तो मतलब स्क्रूटनी होगी तब आप पकड़े जाएंगे, ये सब दुनिया भर के कंसेप्ट कर ले, अभी तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, सरकार को क्या इतना $225, फर्क पड़ता है, पिटाई हो जाएगी ना, आप इसको पकड़ नहीं सकते ना। मैं आपको एक्चुअली डिटेलिंग पे नहीं जाना चाहता, एक्चुअली मेरा मन बहुत हो रहा है इसको समझाने का, लेकिन मैं ज्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि फिर ये कंसेप्ट थोड़ा सा टैक्स का आ जाएगा, मुझे आपको समझानी है चलिए चीजें। मैं आपको बता सकता हूँ ये क्या दिक्कत है, लेकिन बस मैं इतना बता सकता हूँ ये पिटाई का एक रीजन है, वो पिटाई क्या है ये भी बताऊंगा, लेकिन लॉजिक ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते वरना टैक्स की किताबें भूल जाएंगी बेटा यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। तो आप मेरे पास आए, आपने कहा कमाई का मस्त, आपको समझ में आ गया ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी समझ गए हो, देखो 7500 मैं आपसे ले लूं बेटा, क्या फर्क पड़ रहा है, और सरकार से 225 भी मुझे सरकार दे रही है, और आपको जाके बोल दो कौन को कोई सरकार है, कोई सब्सिडी नहीं, तू मुझे वही 7500 दे, 7500 भी आ गए, 2025 सरकार की तरफ से आ गए बेटा, खूब 2025 का कमा लिए, तो मत मजा, ये तो नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट हो रहा है बेटा, नेक्स्ट लेवल गेन हो रहा है, कंपनी में मजा आ रहा है।
लेकिन बेटा अगर आपने ये कर दिया ना ऐसी हरकत, पहली बात तो सरकार से एक तो पिटाई है बेटा, आपको पिटाई है। दूसरा टैक्स की पिटाई है। टैक्स की पिटाई क्या होती है बेटा? टैक्स मतलब अब सोचो आपने 7500 ले लिए, ठीक है, ये तो इसमें कोई टैक्स नहीं है। अरे अगर आपने 7500 लिया है वापस, इसमें कोई टैक्स नहीं है। अरे कैसे? अरे क्योंकि बेटा ये तो आपने अपने प्रॉफिट में से दिया ना उसको, अब इसमें तो ऑलरेडी टैक्स निकल चुका है, इस पर ऑलरेडी टैक्स पर। अगर आप इंटरेस्ट देते हो और उससे वापस ले लेते हो, इसमें सरकार थोड़ी ना वापस पेमेंट लेगी, इस पर कोई टैक्स नहीं है बेटा, ठीक है। हालांकि इसकी डिटेल कुछ बातें हैं, वो कुछ कुछ जगहों पर इस पर टैक्स, ऐसे मैं बोल रहा हूं ना कि टैक्स नहीं, ऐसा नहीं। अभी आप ऐसा समझो, ठीक है, लेकिन आपके लेवल पर बस मैं ऐसा बता रहा हूं, आप अभी ऐसा समझो, ठीक है। लेकिन ये जो 2025 है, ये जो 2025 है ना बेटा, अगर आप ये भी सरकार से ले रहे हो तो ये आपकी एक्स्ट्रा कमाई है। अरे एक्चुअली आपको कितना लेना था? 77,500 लेना था, लेकिन आपने ले कितना लिया? 7,500 भी ले लिया सरकार से, 225 भी ले लिया। अच्छा बेटे, तू तो बहुत नेक्स्ट लेवल निकला। तो बेटा $2025 की आपकी एक्स्ट्रा कमाई नहीं हो गई। अब कमाई हो गई तो बेटा, कमाई जैसी होती है ना, सरकार के काम खड़े हो जाता है, इसको कमाई होगी, कमाई होगी, बेनिफिट आ गया, बेनिफिट आ गया, निकाल निकाल टैक्स। तो बेटा इस पर टैक्स लग जाएगा 27% का, तो सरकार को टैक्स देना पड़ जाएगा। और जब आपने सरकार को टैक्स दे दिया ना, आप पकड़े जाओगे। ये क्या कर दिया? पहले तो सरकार इस पर टैक्स लेगी, फिर तुम बोलेगी है ये एक्स्ट्रा इनकम कैसे आ गई? मैंने तो इसको सब्सिडी दी थी, इसी सब्सिडी पे मैंने इसको टैक्स कैसे कर दिया? ये टैक्सेबल कैसे होगी? मतलब इसने कुछ हरकत करी है, कुछ गड़बड़ करी है। इसका मतलब इसने उस सामने वाली पार्टी से पूरी मेमोरेंडम ले ली और मेरे से भी 2025 निकल ली। बेटा ये तो नेक्स्ट लेवल फ्रॉड है। तो बेटा पहले तो सरकार आपसे इस पर टैक्स लेगी, लेकिन बाद में फिर पिटाई भी होगी। तो मैं समझाने की आपको क्या कोशिश, मैंने को दोनों लॉजिक बता दिया बेटा, क्यों मैं 7,500 ही सिर्फ आपसे ले सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। चाहे आप मुझे कितनी भी हेरा फेरी वाली स्कीम्स बता दो बेटा, नहीं कर सकते हरकत ऐसी, वरना पिटाई तय है। समझ रहे हो बेटा? मैंने पूरा लॉजिक बताया। पहले मैंने आपको सब्सिडी वाला लॉजिक बताया, बिना कोई भी फाइनेंस के लॉजिक के बिना, कि सरकार आपके बीच में आ जाएगी, जैसे हम दोस्तों में करते हैं कॉन्ट्री वॉन्ट्री, वैसे ही आपने भी कर लिया कॉन्ट्री वॉन्ट्री। सरकार और आपने मिलकर कि भाई साहब इसको 7,500 देना, किसी तरह क्या करें, आपने सरकार के साथ बोला भाई साहब तू 2025 डाल दे, मैं बाकी 24-75 डाल दूंगा, 54-75, बस मिला के इसको 7,500 दे दूंगा, मुझे भी सिर्फ 7,500 से मतलब है। लेकिन दूसरा लॉजिक है बेटा, मैं चाह के भी इससे $1 एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो मैंने एक एक्स्ट्रा डॉलर ले लिया, वो मेरी इनकम बन जाएगी। अरे वो एक्स्ट्रा कमाई है ना मेरी, क्योंकि मुझे तो जितना मिल रहा था 7,500 मिल रहा था, लेकिन ये 225 तो मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, तो वो मेरी एक्स्ट्रा कमाई बन गई। और जब एक्स्ट्रा कमाई, तो आपको पता है बेटा ये एक्स्ट्रा कमाई क्या होती है, गेन होता है। गेन पे तो फिर टैक्स लग जाएगा, 27% पे सरकार टैक्स ले जाएगी। और जब इस पे सरकार टैक्स ले जाएगी, उसको पोर्टल में लगे ये 2025 में कौन सा टैक्स आ गया, भाई ये कौन सी इनकम आ गई। जब वो डिटेल में जाएगी, स्क्रूटनी करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी आपके रिटर्न, तो पता चलेगा अच्छा हमने जो इसको पैसा दिया बेटा, इसी को ही इसने नेक्स्ट लेवल ले लिया। और ईमानदार इतना कि भाई साहब हमको रिपोर्ट भी कर रहा है, क्या नेक्स्ट लेवल बच्चा बेटा, ठीक है। तो बेटा ज्यादा हरकत कर नहीं सकता यहाँ पे, तो मैंने आपको डिटेल लॉजिक बता दिया, डिटेल लॉजिक बताया कि कैसे मैं आपको इस अमाउंट को रिकवर करूंगा। मैंने आपको $7,500 का खर्चा दिया, पेमेंट दी, तो मुझे आपसे लेना 7,500 बनता है, लेकिन मैं चाह के भी आपसे वो नहीं लूंगा। लॉजिक यही कहता है, लेकिन टेक्निकली मैं आपसे नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा सरकार से सब्सिडी आती है। पूरा डिटेल लॉजिक बताया, टेक्सचुअल कंसेप्ट बताया आपको। हो बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा। बेटा ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये किसी भी स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये वाला कंसेप्ट नहीं लिखा हुआ। और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बेटा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस दोनों लॉजिक से मैंने आपको करके बताया, दोनों लॉजिक से, एक टैक्स का एंगल मैंने आपको दे दिया और एक मैंने एक लॉजिक वाला एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। ये दो लॉजिक आपके लिए एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं टैक्स वाला एंगल देता भी नहीं ना, तब भी आपका काम चल जाता, तब भी आपका काम चल जाता। लेकिन बस मैंने इसलिए दिया ताकि अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज आगे जाके पढ़ो, बस पढ़ लो बेटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते सीएमए यूएसए, तो सीएमए यूएसए ठीक है, लेकिन अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो बस ये आपको याद आएगा कि हाँ आप लिंक कर लोगे। एक्चुअली मैंने आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज फीड कर दी। जब आप दोबारा आगे जाके सीपीए करोगे, ये करोगे, आप टैक्स पढ़ोगे, तो वहां पे आप ये कंसेप्ट मिलोगे, तो आपको याद आएगा अच्छा हाँ यार मैंने सीएमए यूएस में पढ़ा था। तो आप लिंक ऑटोमेटिकली, आपका ब्रेन दो पढ़ाई को लिंक करके पढ़ा देगा, दो पढ़ाई को लिंक कर देगा एक साथ। तो इससे आपके डेवलप हो जाएगी चीजों को लिंक करके पढ़ने की। सीएमए यूएसए को देखो, टैक्स का एंगल दे दिया, लिंक करके पढ़िए। हाँ तो बेटा इससे ज्यादा समझ में आता है। एक्चुअली आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिना टैक्स की नॉलेज के वैसे टेक्निकली पढ़ नहीं सकते बेटा। मैं आपको बता दूं, अगर असलियत में भाषा, तो टैक्स आप पढ़ नहीं सकते। ये पूरी दुनिया का दस्तूर है। चाहे आप यूके का सीमा ले लो, वहां में मैनेजमेंट कोर्सेज का टैक्स पढ़ना है। इंडिया का सीएमए ले लो बेटा, वहां पे टैक्स पढ़ना है। कनाडा का सीएमए ले लो, हालांकि कनाडा वाला सीएमए सीपीए के साथ मिल चुका है, वहां पे आपको पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया में देख लो बेटा, वहां पे आपको पढ़ना है। तो हर जगह वो उसको पढ़ाते ही पढ़ाते हैं टैक्स। एक यूएस का ही इकलौता सीएमए यूएस का कोर्स है इसमें टैक्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक अलग से स्पेशलाइज कोर्स बना रखा है टैक्स का, ये करके। उन्होंने देखा भाई साहब इतना डिटेल कोर्सेज को एक अलग से कोर्स ही बना देते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं।
एक्चुअली में, लेकिन इसका जो मेल है ना मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो टैक्स के साथ ही है ही नहीं बेटा। मैं तो सोच ही नहीं सकता सीए में वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिना टैक्स की नॉलेज के, होता ही नहीं बेटा, ठीक है। तो इसको टैक्स के साथ ही पढ़ना होता है, तब ज्यादा डिटेल में समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है डिसीजन लेना, तो बेटा टैक्स तो एक बहुत बड़ा काम है। जब वो मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं बेटा, एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है टैक्स मैनेजमेंट के बीच में। तो क्या आपको टैक्स की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए हालांकि यूएस में जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां पे उनको एक सरफेस लेवल पे पढ़ा दिया जाता है, इन डिटेल वो भी नहीं पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन पे पढ़ते हैं लेकिन बस ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं बेटा, ज्यादा सरफेस लेवल पे डीप नहीं जाते वो, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो स्टडी मटेरियल की आपको लेकिन कंटिन्यूस रीडिंग करते रहनी है। कौन सा स्टडी मटेरियल है कोई भी है मुझे पता नहीं बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे अच्छे स्टडी मटेरियल आप जो भी पढ़े, लेकिन मटेरियल की रीडिंग जरूर करनी है। रीजन बीइंग टेक्निकल नॉलेज उसके अंदर दे रखी है। अगर आप टेक्निकल नॉलेज नहीं पढ़ेंगे तो आपके माइंड के अंदर वो वर्ड्स नहीं आएंगे। देखिए मैं आपको वो लेक्चर हिंदी में डिलीवर कर रहा हूँ, अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, मस्त है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटा वो लैंग्वेज ही छोड़ दो। बेटा पेपर तो इंग्लिश में आ रहा है ना, मैं वहां तो बैठा नहीं हूँ बेटा ट्रांसलेटर बन के कि मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ चीज। चीजें तो इंग्लिश में आएंगी ना, और वहां पे उन्होंने अपनी भाषा छापी हुई है बेटा इंग्लिश में फुल। अब आप अगर टेक्निकल भाषा रीडिंग करके नहीं जाओगे, है ना, अगर मतलब आप सीधी सीधी आप ऐसे है ऐसे, अब मैंने जो आपको लॉजिक दिया आपने बस उसको कन्वर्ट कर लिया, ये बेटा शशि कपूर बन गए, आपने कन्वर्ट उसको कर डाला। लेकिन क्या आपने वो वोकेबलरी उसके अंदर डाली जो एक्चुअली होनी चाहिए? सीएमए यूएसए का जो एक एग्जामिनर है बेटा, वो एक वोकेबलरी टेक्निकल वर्ड ढूंढता है बेटा। एक नॉर्मल वोकेबलरी और एक फाइनेंशियल वोकेबलरी में फर्क है। मैं एक्चुअली ये बात बता देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जिनका ऐसे करते हुए भी क्लियर नहीं हुआ। इसका रीजन ये है क्योंकि वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिख के आते हैं। कुछ आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे सर मैंने देखे जो एक्चुअली मैं अपनी भाषा में लिख के आया बेटा, क्योंकि वो वोकेबलरी भी तो लिख के आते हैं, ये भी तो देख लो। जैसे लॉ की पेपर होता है ना, अगर आपने कभी लॉ का पेपर दिया हो या नहीं फर्क पता नहीं, उसमें बेटा आप अपने मन से नो डाउट लिख सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कि बेटा आप उसका मीनिंग ही चेंज कर दो। लॉ में बेटा एक एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, अगर आप उसको ऊपर नीचे कर दो तो पूरे लॉ का मीनिंग ही बदल जाए, पूरा मीनिंग बदल जाएगा। एक एक कॉमा का फर्क पड़ता है बेटा, उसमें कॉमा का फर्क है, हर चीज का फर्क है बेटा। तो आप वहां पर कुछ कुछ लिख सकते हो, वैसा तो प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन लेवल में आप लॉ लिख सकते हो अपने कुछ अपने वर्ड्स में। लेकिन वो टेक्निकल भाषा ढूंढते हैं, टेक्निकल भाषा ढूंढते हैं, जैसा अनफोर्सेबल, अब इनिशियो, ये सब बेटा वो टर्म्स होते हैं जो आपको लिख के आने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग लिख के आ गए, नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं, अब इनिशियो लिखो, ऐसे वर्ड्स ढूंढे। ऐसी बेटा फाइनेंशियल के, ये जैसे लॉ की वोकेबलरी ऐसे फाइनेंशियल वोकेबलरी भी है, आपको वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल टर्म ढूंढना पड़ेगा। अब लेकिन आप इतने बेटा डिक्शनरी खोल के तो ऑल टाइम चल नहीं रहे अपने माइंड के अंदर कि आप लिख दोगे, आप तो नॉर्मल इंग्लिश लिख के आओगे कन्वर्ट करके, वो नहीं ढूंढ रहा है एग्जामिनर, और उसको आप होल्ड भी नहीं कर सकते बोर्ड। लेकिन जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे आपको वो उसका पर्टिकुलर वर्ड मिल जाएगा, आप तो एक अच्छा उसका वर्ड बना दोगे, वो तो नॉर्मल भाषा के लिए है, चलते फिरते आदमी के लिए। एक लेकिन टेक्निकल वर्ड है उसका, जैसे प्रॉक्सी हो गया एक वर्ड, आप नहीं लिख के आओगे ना प्रॉक्सी। चलो आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म बन गया है, अटेंडेंस लगाते लगाते सर स्टूडेंट्स को लोगों को समझ में आ गया, लेकिन वैसे नहीं, फाइनेंशियल भाषा में उसका प्रॉक्सी का दूसरा मीनिंग है। वैसे कंसेप्ट वही है जैसे अटेंडेंस वाला चलता प्रॉक्सी, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, लेकिन मैं बताऊंगा वो क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वो मतलब भाषा ये है, मुद्दा ये है कि वो टेक्निकल वर्ड ढूंढता है, वो टेक्निकल वर्ड टेक्निक स्टडी मटेरियल पढ़ के आती है। आपने बिल्कुल सीएमए यूएसए का एग्जाम आपने एमसीक्यू सॉल्व कर दिए, 300 क्वेश्चन निकाल डाले, 1,000 निकाल डाले, अच्छे अच्छे मॉक कर लिए, कंसेप्ट भी अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन वही है ना स्टडी मटेरियल रीडिंग करके नहीं, सारा ढेर हो जाएगा बेटा। एमसीक्यू के लिए काम चल जाएगा लेकिन ऐसे में काम नहीं चलेगा बेटा। अरे ध्यान से सोचो, उसने बोल्ड का ऑप्शन क्यों दे रखा है? इतना पागल थोड़ी ना एग्जामिनर, वो देता ही नहीं, सीधा सीधा बस एक नोटपैड की तरह आपको लिख के देता, खोल के देता, आप उसको लिखते रहो बस, भाषा न्यूज़पेपर छाप दो। बेटा उसने कुछ सोच के आइटैलिक्स, अंडरलाइन, बोल्ड का ऑप्शन दे रखा है उसने, क्यों? क्योंकि वो चाहता है आप ये सब चीजें ऑप्शन यूज करो। बोल्ड अगर आप करके आओगे तो बेटा वो उसको अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि वो देख लेगा हाँ इसको वो पर्टिकुलर वर्ड लिख दिया, बस ये हमको बताना चाहता है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर वर्ड पता है, वो समझ जाएगा बेटा एग्जामिनर स्टडी मटेरियल पढ़ के आया, बस वो आपको पास कर देगा। बता रहा बेटा ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजी है, ये बेसिक है जो आप अगर क्लिप ना इसको ठीक कर देंगे। स्टडी मटेरियल तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है, उसका कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, चाहे मैं कितना भी आपको लेक्चर पढ़ा दूं बेटा, स्टडी मटेरियल का सब्सटीट्यूट कोई भी नहीं है, ठीक है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको मैं मना कर ही नहीं सकता बेटा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो अपना स्टडी मटेरियल पढ़िए, कोई भी बेटा सारे स्टडी मटेरियल अच्छे हैं, सब में टेक्निकल भाषा है मैंने देख रखी है, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक कर दिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।